PYQ ऑन सेल। इसमें ऐसा करिए ना, देखिए क्वेश्चन तो लगाना है बेटा, इसी सीट पे 3 है, एक लोग बेटा इस पे आ जाओ। अच्छा चले, अच्छा बैठिए बैठिए। ऐसा करिएगा नकल ना कराइए, तुम भी बेटा पहला दिन है ना किनारे। हाँ चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए, अपना क्वेश्चन लगाइए। अगर रफ पे सही होगा तो +1, गलत होगा तो -1 कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछे सही हुआ तो +1, फिर उसके बाद अगर सही हो गया +1, गलत हुआ तो -1, सही हुआ तो +1, लास्ट में जोड़ उठेगा कितना क्वेश्चन गलत हुआ, 1 2 3 सही हुआ, 1 गलत हुआ, कितना हो गया +2, ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए हमारे मोबाइल में भी कुछ क्वेश्चन है, उससे देख लें। क्या चीज? सिक्स चलिए आ जाइए, माइक्रोबॉडीज पढ़ा चुके थे ना। कारा पहला क्वेश्चन देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेस्किल कंटेनिंग एंजाइम आर नोन एज। मेम्ब्रेन, सुन लीजिए क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेस्किल कंटेनिंग एंजाइम आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी। क्या है, हाथ उठाइए। कह रहा मेम्ब्रेन से बाउंड कोई छोटी सी वेस्किल है, उसमें एंजाइम पाया जा रहा है, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, माइक्रोबॉडी है। चलिए पीछे क्या है? हाँ क्या चीज है? कह रहा छोटी कोई वेस्किल है मेम्ब्रेन बाउंड, वो क्या है? एंजाइम कंटेन करती है। तो वेस्किल कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, राइबोसोम होगा नहीं, तो बचा क्या? माइक्रोबॉडी हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए नॉन स्टेनिंग इज प्रेजेंट ऑन ए फ्यू क्रोमोसोम। कह रहा है, नोट करिए जरा, नोट करिए या सुन लीजिए, कह रहा सुनिए सुनिए, कह रहा नॉन स्टेनिंग प्रेजेंट होती है कुछ क्रोमोसोम पे, कुछ क्रोमोसोम क्या होते हैं, उस पर स्टेन नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 लिखिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नंबर 2 सैटेलाइट। नंबर 3 हाँ नंबर 3 लिखिए, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट। नंबर 4 आल।
पहला क्या लिखे हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आर सेंट्रोमियर, ORR सेंट्रोमियर कर दीजिए। दूसरा कहा है सेटेलाइट आर सेंट्रोमियर। तीसरा क्या लिखे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और चौथा कहा है ऑल द अबव। चलिए बताइए। हाँ कह रहा बेटा सुनिए, क्रोमोजोम, एक सेकंड, को स्टेन किया जाए, स्टेन करना मतलब रंगना, तो उसमें नॉन स्टेनिंग पार्ट कोई क्रोमोसोम का रंगते, कोई पार्ट उसमें स्टेन नहीं होता, रंग नहीं आता है, वो कौन सा है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो सब जो ऑप्शन बोले उसी में से है। अब बताइए। चलिए हाँ, ऑल द अबव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ 8.511 पे दिया है ये। अच्छा एक चीज और देखिए, कह रहा है फिगर बनाया है, इसको कहा P, इसको कहा Q, इसको कहा है P, इसको कहा Q, इसको कहा है P, इसको कहा G, और चौथा है नन। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं, एक शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग आर्म, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन लगाने से जो चीज छूट जाता, देखिए आ गया क्वेश्चन, छूटा था, क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ, आपके एनसीईआरटी नहीं दे रहा है। चलिए बताइए, इधर पीछे, मतलब इतना धीमे बोल दे इतना सुनाई पड़े। हाँ तो ये बोलिए ना, इतना मतलब ऐसा बोले ना सुनाई पड़े, बस बढ़िया है। बहाना ये भी है, मगर आवाज मेरी निकलती नहीं है, इससे चिल्लाना हो, सब लोग चिल्लाएंगे। हाँ हाँ सेकंड बेटा देख लीजिए, क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म होता है। शॉर्ट आर्म को हमेशा P से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग आर्म को Q से। लिख लीजिए, कहीं जहाँ क्रोमोसोम लिखवाए वहां लिख लीजिए। क्वेश्चन नहीं बताए थे ये वाला, क्वेश्चन लगाने से यही लाभ होता है, कुछ छूट रहा है तो आ जाता है। क्या लिखे हैं, लिखिए। इन क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म इज डिनोटेड एज P, इन क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म इज डिनोटेड एज P while long arm is denoted as Q. In chromosome short arm is represented as P while long arm is represented as Q. चलिए अगला देखिए, अगला तो आसान है, लगा ले जाएंगे, सब लोग लगाइएगा, ये नहीं एक के 2-3 लोग बोले, सबके लिए है। कह रहा है क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल से सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर होता है क्रोमोसोम पे, तो क्या कहलाता है? चलिए यहाँ आंसर लिखिए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सभी लोग बताइएगा। हाँ आप
जब पढ़ेंगे है नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा बेटा। अरे कुछ नहीं भूलता है, ये बहाना है। देखिए पढ़िए ध्यान से, कैसे भूल जाएगा? इसमें कुछ समझना था बहुत थोड़ा सा। अब इसको कहना हम भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अरे जब आप लोग 10 जगह देखेंगे ना तो हम इसीलिए छोड़ दिए, बोलना छोड़ दिए। ठीक है, कह रहा है क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो क्या होगा? ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक? हाँ बेटा, मेटासेंट्रिक। पीछे हाँ, आप बीच में है, लड़की बीच में, आप से किनारे, एकदम किनारे बेटा। अब क्या लगवाऊं मैं क्वेश्चन? अब इससे सरल कुछ, अभी गलती मेरी है इसमें। अब क्या पढ़ाएं आप लोगों को यार, मजा नहीं आ रहा। इस तरह पढ़ाई में क्या मजा? फिर पढ़ाना बेकार है, पैसा नहीं महत्वपूर्ण हमारे लिए। हम आए थे यहाँ के कुछ सिखा दे के सिखाएंगे, कुछ सीख के जाइएगा आप लोग। लेकिन अब इस तरह पढ़ेंगे तो क्या, 2 ही लोग आवाज दे रहे, सब लोग वैसे बैठे हैं, तो इस तरह क्लास मजा नहीं आता पढ़ने में। हाँ, सब मेटासेंट्रिक बेटा, स्लाइडली हमें तो सब मेटा समझाया गया, सब कुछ किया गया, उसके बाद ये हाल है। क्या क्वेश्चन क्या लगवाओ इन लोग को? कहा भी गया था क्वेश्चन समाप्त होता है थ्योरी तो लगता है उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल का काम क्या है? पहला, प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू द स्पेंडल फाइबर ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर अटैचमेंट कराता है स्पेंडल फाइबर का। दूसरा, होल्ड 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड क्रोमोसोम को, होल्ड 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड को होल्ड करता है। तीसरा, बोथ ए एंड बी। चौथा, नन। व्हाट इज द क्या क्वेश्चन? देखिए आगे बढ़ गए। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल का काम क्या है? पहला है प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू द स्पेंडल फाइबर ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जो स्पेंडल फाइबर होते हैं उनसे अटैच होता है। दूसरा कह रहा है होल्ड 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड होते हैं उनको होल्ड करता है। तीसरा कह रहा बोथ ए एंड बी। चौथा कह रहा नन। चलिए अब बताइए, बताओ बेटा। पहला, देखिए आप लोगों का भी गलत हो रहा है। इधर देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है? हाँ, यही सेंट्रियोल है ना, तो क्रोमोसोम से अटैच करता है कि नहीं करता है? ये सेंट्रियोल है, कह रहा सेंट्रियोल स्पेंडल फाइबर से अटैच करता है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा कह रहा है मेटाफेज में ऐसे रहते क्रोमोसोम ना, कह रहा है क्रोमैटिड से सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड से सेंट्रियोल अटैच होता है स्पेंडल फाइबर से। दूसरा ही तो कह रहा है। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं क्रोमैटिड में, हो जाता शॉर्टर थिकर होगा तो क्रोमैटिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोनों सही हुआ कि नहीं हुआ? ए बी। एक सेकंड रुकिए, कह रहा है फिर से देखिए, होल्ड 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड क्रोमोसोम को होल्ड करता है। होल्ड कर रहा कि नहीं कर रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, अब बोलिए क्या करेंगे? काइनेटोकोर। बेटा काइनेटोकोर अगर नहीं दे रहा, सेंट्रोमियर ही कह रहा है तो सेंट्रोमियर माना जाएगा ये, ठीक है ना? वो और माइन्यूट अंदर चला गया है, काइनेटोकोर कह रहा।
और काइनेटोकोर नहीं दिया सेंट्रोमियर माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला पेज नंबर 139 पे दिया है ये। अब की जो क्वेश्चन लाए हैं ना, ऐसे हर पेज का कर दिया है, किस पेज पे कौन सा है क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन कई बार नाच जाएंगे आप लोग। इसे इसको हटाए फिर सरल वाला किए हैं, पेपर बन गया आप लोगों का, ये भी जानिए। एनसीईआरटी पूरा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आसान दिए हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला आइए, द न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट, न्यूक्लियर पोर क्या सहायता करते हैं? पहला, मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है। दूसरा, ओनली प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन। तीसरा, प्रोटीन इन वन डायरेक्शन एंड आरएनए इन बोथ डायरेक्शन। चौथा, नन द अबव। फिर से देख लीजिए, लिख लीजिए, बिना लिखे नहीं लगेगा, बिना लिखे नहीं लगेगा, आंसर लिखिए। कह रहा है कि पोर जो है किसमें सहायता करता है? पहला, मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, आरएनए प्रोटीन मूवमेंट वन डायरेक्शन। दूसरा, प्रोटीन मूवमेंट बोथ डायरेक्शन। तीसरा, प्रोटीन मूवमेंट इन वन डायरेक्शन एंड आरएनए बोथ डायरेक्शन। चौथा, नन। चलिए, न्यूक्लियर पोर पढ़ाए थे, वहां बताए थे। अब क्वेश्चन फंसाने वाले कितना फंसाते हैं। चलिए पीछे बताइए। पहला, मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। चलिए आपका, हाँ, मूवमेंट ऑफ आरएनए बोथ डायरेक्शन। चलिए आपका, हाँ, तीसरा ऑप्शन। अच्छा, हम बताए क्या थे? हम क्या बताए थे? हाँ, अरे न्यूक्लियर पोर पढ़ाए नहीं थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता, बताए नहीं थे? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ना बताए हूं। हम बताए, खाली इतना नहीं थे, पोर कॉम्प्लेक्स एनुलस वो नहीं बताए थे, वो एनसीईआरटी ने दिया। हम यही कहे थे, पदार्थ इधर से इधर बाहर जाता है, इधर से इधर अंदर आता है। ये लाइन बताए थे कि नहीं बताए थे? तो वही तो पूछ रहा है, बाहर से अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है। और आप लोग क्या बता रहे हैं? एक डायरेक्शन बता रहे हैं। क्या कहे हैं? क्या बोध, पहले बता दीजिए क्या कही है? हाँ, आरएनए प्रोटीन बोथ डायरेक्शन, इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। वन डायरेक्शन कहा है, आप बोथ कहाँ लिख दी? नन है। हम दोनों बताए हैं, देखिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन का रहा है, इसीलिए गलत हो गया ये। पहला वाला कहा है मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल इन ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन का रहा, एक दिशा में, इसीलिए क्या हुआ? नन है। चाहे प्रोटीन हो चाहे आरएनए हो, अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, दोनों चीज होता है। अगला, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम कैन फाउंड इन, किसमें पाए जाएंगे? पहला, एनिमल सेल ओनली। दूसरा, प्लांट सेल ओनली। तीसरा, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। चौथा, इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल।
153। रुक जाए, क्वेश्चन देखें। एनिमल सेल ओनली, प्लांट सेल ओनली, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल। बनाया है क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन टाइप है इसमें। हाँ बताइए। हाँ एनिमल सही है। अगला दिया है सब यूनिट 50 and 30 आर फाउंड इन, सब यूनिट 50 and 30 आर फाउंड इन 60s टाइप में, 70s टाइप में, 80s टाइप में, 90s टाइप में। बेटा बताओ, इधर है लड़की 70s, आप आगे 70s सही है। अगला देखिए, आप बताएंगे। आप कह रहा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किसके पार्ट है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके पार्ट है? नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 सीलिया, नंबर 2 फ्लैजिला, नंबर 3 साइटोस्केलेटन, नंबर 4 सेंट्रल सीथ। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके पार्ट हैं? पीछे इधर इधर, अरे कुल आजे 5 न दीजिए, इधर किसके पार्ट हैं? बताइए किसके पार्ट हैं? साइटोस्केलेटन। वो क्वेश्चन मन में लगा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए अगला देखिए। मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनक्लोजेस ए स्पेस नोन एज, जो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन होता है उसमें एक स्पेस पाया था, उसको क्या कहते हैं? पहला लिखिए मैट्रिक्स, पहला लिखिए मैट्रिक्स, दूसरा लिखिए साइटोप्लाज्म, पहला लिखिए मैट्रिक्स, दूसरा लिखिए साइटोप्लाज्म, तीसरा लिखिए ल्यूमेन, ल्यूमेन, चौथा लिखिए ऑल द अबव। मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनक्लोजेस ए स्पेस नोन एज, क्या होगा? पीछे हाँ न्यूमन, न्यूमन स्पेस जो होता है खाली वो न्यूमन कहलाता है। जब कहा जाए उसमें लिक्विड है तब मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, कैरोटिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ, कैरोटिनॉइड किसके ग्रुप होते हैं? तो बताए नहीं, लेकिन पूछा इसमें दे रहा, पेज नंबर 135 पे दिया है ये।
यहां तक लिख रहा, पेज नंबर 135। जरा एनसीईआरटी लिए देखिए तो 135 दे रहा। एक 135। हाँ ये पुराने वाले से फोटोसेंसिस दे रहा है 135 पे। हाँ तो फोटोसेंसिस है तो सेल का, पुराने बुक से है ये। चलिए अच्छा इससे देख लें। कैटालेज एंजाइम आर फाउंड इन, जरा लिखिए तो, कैटालेज एंजाइम आर फाउंड इन। सब लोग हाथ उठाएंगे। ए बेटा ए मोबाइल इधर देखो, कैटालेज एंजाइम आर फाउंड इन। पहला, हाँ बोलिए तो। अब पीछे वाला अब बोलिए। कैटालेज एंजाइम आर फाउंड इन ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, गाल्जी बॉडी, ईआर। कैटालेज एंजाइम आर फाउंड इन ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, गाल्जी बॉडी, ईआर। चलिए बताइएगा, आप पढ़े थे। रुक जाइए अभी, रुक जाइए भाई, जो पढ़े हैं वो बताएंगे। बेटा पढ़ी हो, तुम भी पढ़ी हो, आप भी पढ़ी हैं, आप भी बगल में, क्या होगा आप इधर। पेरोक्सिसोम, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन ए सेल। कौन सा ऑर्गेनेल कोशिका में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है? पहला लिखिए लाइसोसोम, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा राइबोसोम। आज वो कहाँ गायब हो गए? सामने बैठते थे। हाँ चलिए, कौन बता रहा है इसको? पीछे कौन सा होगा? पीछे बताइए, पीछे आप पीछे, इधर इधर, हाँ हाँ इधर, सुन के आवाज नीचे मुसलना और नीचे कर लीजिए। यही पूछे सबसे ज्यादा मात्रा कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया था सेल में? लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। हाँ राइबोसोम सही है, राइबोसोम सबसे हाईएस्ट मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला आइए। सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए? सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? आप बेटा, आप इधर इधर, पीछे लड़की जो है, इधर इधर इधर, आपके लिए है। सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, नंबर 3 प्रोटिस्ट, नंबर 4 एल्गी। सेल थ्योरी किस पे एप्लीकेबल नहीं है? हाँ क्या कर रहे हो बेटा? एल्गी, हाँ वायरस, वायरस। चलिए बहुत अच्छा कर रहा है। विच फेस ऑफ गाल्जी बॉडी रिसीव वेसिकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी वेसिकल रिसीव करती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी क्या रिसीव करती है? वेसिकल। वो किस फेज से रिसीव करती है? पहला दे रहा है सिस फेज, दूसरा दे रहा ट्रांस फेज, तीसरा दे रहा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा कह रहा फेस एसोसिएटेड राइबोसोम। नोट कर लिए, पहला लिखिए सिस फेज, दूसरा कह रहा ट्रांस फेज, तीसरा कह रहा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा कह रहा फेस एसोसिएटेड विथ राइबोसोम। गाल्जी बॉडी रिसीव करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल को, किस पार्ट से? चलिए भी पढ़ाए हैं।
बेटा वो ओडवारा से पीले पीले ड्रेस पे जो है, ए बेटा बताओ। बेटा तुम बता दो। नहीं, हाँ हाँ तुम्हें बेटा, तुम्हें से यूनिक साइंस है वाली लड़की जो है। हाँ बेटा तुम्हारा दूसरा। हाँ सिस फेज होता है, बस सुने रहिए बोलते रहिए कौन सा, हाँ वही घुमाए रहिए। एक लोग बोल दिए ट्रांस तो पूरा क्लास ट्रांस घूम जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम ऑफ एम्फीबियन हेल्पिंग इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। कह रहा है कौन सा एंजाइम एम्फीबिया में पाया जाता है जो टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस में सहायता करता है। कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है एम्फीबिया के जो टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस करने में सहायता करता है। पहला लिखिए, ऑप्शन लिखिए एटीपेज, दूसरा कैटालेज, तीसरा कैथेप्सिन, कैथेप्सिन CATHEPSIN कैथेप्सिन हो गया। चौथा रुबिस्को, चौथा रुबिस्को कौन सा एंजाइम है जो टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस में भाग लेता है। एटीपेज और प्रेजेंट होता कहाँ, लाइसोसोम में। एटीपेज, कैटालेज, कैथेप्सिन, रुबिस्को। चलिए पीछे बताइए, बता बेटा आप ही बता दीजिए। पीछे आप बताइए, इधर इधर मौनी बाबा। अब पता नहीं सर, आप बताइए क्या आप पूछे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं लेकिन झूठ में इधर उधर कर रहे हैं कि क्वेश्चन लगा रहे हैं, गलत होगा तो हटा लो सर। हाँ मेटामॉर्फोसिस में कौन सा एंजाइम भाग लेगा। हाँ पीछे तीसरा कैथेप्सिन होता ये है कि मेटामॉर्फा, इधर देखिए टैडपोल जो है यही होता उसकी पूंछ, तो ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना चाहिए, ये धीरे धीरे क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। समाप्त कौन करता है, इसके लाइसोसोम में पाया जाता है एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कैथेप्सिन। कैथेप्सिन क्या करता है, इसको डिग्रेड करता है, और जब डिग्रेड करेगा तो ये भोजन के रूप में इसका उपयोग कर लेगा, और पूंछ खत्म हुई तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉग में। यही होता है इसमें, समझ में आया ना। चलिए कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ह्यूमन की होती है, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें परसेंटेज कितना होता है प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन लिपिड का परसेंटेज कितना होता है, लिखिए पहला 50 एंड 50, 50 एंड 50, दूसरा 60 एंड 40, तीसरा 52 एंड 40, चौथा 40 एंड 52। प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज कितना होगा एरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पढ़ाए हैं ये भी। बता दो बेटा तुम लोग, पीछे वाली लड़की है बेटा बताओ। हाँ मारे रहो टिक, कहीं ना कहीं लगेगा ही। हाँ किस आधार बता दे दूसरा।
चलो बेटा बता दो आगे, पीछे उधर आगे। हाँ कौन सा? तीसरा आप बता दीजिए। आप तीसरा 52 एंड 40, थर्ड ऑप्शन सही है। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, ये सब लगवाया गया, लिखवाया गया है। बेसिक यूनिट लाइफ तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग आफ्टर स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियस विथ डाई। क्रोमेटिन को टर्म जो दिया फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद किस डाई से स्टेन किए थे? पहला एसिडिक डाई, दूसरा बेसिक डाई, तीसरा न्यूट्रल डाई, चौथा बोथ, सेकंड एंड थर्ड। फिर से देखिए, टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग आफ्टर स्टेनिंग द न्यूक्लियस विथ डाई। क्रोमेटिन शब्द दिए थे फ्लेमिंग ने किस डाई से रखने के बाद? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, बोथ, सेकंड एंड थर्ड। बेटा बताओ बीच में, ए लड़की, हाँ बताओ। नहीं मालूम? तुरंत खाली सर हिला दो। रोज पढ़ने आ रही बेटा? हाँ क्यों नहीं पढ़ी? क्यों क्यों नहीं आई थी? आदमी जब फ्री पढ़ता तो रिलैक्स हो जाता, तो फिर ये रहेगा पैसा देगा तो ये रहेगा एक दिन हमारा गया नुकसान, रिवीजन होगा नहीं। चलो बेटा तुम बता दो किनारे। हाँ पहला, चले भैया आप बता दिए। ए बेटा तुम बता दो। हाँ क्या? चौथा। हाँ पहला। हाँ आप इधर बेसिक टाइप। इतना आसान चीज गलत कर रहे हैं आप लोग। पढ़ाया गया, ये भी पढ़ाए हैं, और कुल 2 समरे रहेगा, फिर रिजल्ट नंबर नहीं आएगा तो होगा कि गया पता नहीं क्या पढ़ाए। अगला, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर फाउंड इन। कैरोटीनॉइड पिगमेंट किस पे पाया जाता है? पहला क्रोमोप्लास्ट, लिखिए ऑप्शन जरा। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर फाउंड इन क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा ये थोड़ा सा एडवांस आ गया। यहाँ पे देखो कह रहा है कि कैरोटीनॉइड कह रहा ना, होता क्या है, ये पत्ती है, आज गर्मी ज्यादा है कि नहीं है, इससे सूरज की रोशनी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है। सूरज की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज, इधर देखिए, इधर इधर किताब पे ले जाइए। सूरज की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज दोनों आती हैं, ठीक है ना। इधर इधर पीछे सूरज की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज उसमें आ रही है, और अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अगर हम लगातार खड़े हो जाएं 1 घंटा तक लगातार, तो हमारी स्किन चल जाएगी, काली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पेड़ तो दिन भर खड़ा रहता है, हम जल जाएंगे। हमारे अंदर आप लोग पढ़े होंगे या इकालजी में पढ़ेंगे, अगर हम लोग लगातार धूप में रहते हैं तो हमें कैटरैक्ट की बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है। अगर बराबर हम कांटेक्ट में रहते हैं बहुत देर तक धूप में, ये जो 2 बजे वाली धूप है, 3 बजे वाली धूप है, तो हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। हम ज्यादा देर तक रहेंगे चर्म रोग हो जाएगा, ये सब सुनते हैं। लेकिन पेड़ तो दिन रात खड़ा है, हरा हरा है, और सुबह भी देखते हैं इसे एकदम खिला हरा हरा बढ़िया रहता, रंग
और शाम को भी देखते हैं वैसे रहता है, रंग चेंज नहीं होता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? इस पर भी तो प्रभाव पड़ना चाहिए, तो क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल तो हरा करता है ना, ये कौन बता दिया? क्लोरोफिल तो हरा करता है। पेड़ में कैरोटीनॉइड पाया जाता है, क्लोरोफिल के साथ क्या पाया जाता है? लीफ में कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये जेंथोफिल होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के जेंथोफिल होते हैं, ये भी पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कैरोटीनॉइड जनरली जो होते हैं, इसी कैरोटीनॉइड के बारे में आते हैं पहले। कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट होते हैं, कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? चेक करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन, इसी से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? प्लांट को। फोटो ऑक्सीडेशन से, जो लाइट के द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। जब प्रोटेक्ट करते हैं तो प्लांट कितना भी धूप में रहे ये डिग्रेड नहीं होता है। इसी प्रोसेस को, फोटो ऑक्सीडेशन को सोलराइजेशन भी कहते हैं। सोलराइजेशन, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड वही चीज है, लीफ में पाया जाता है कैरोटीनॉइड, ठीक है। वो क्या करता है? फोटो ऑक्सीडेशन या तोड़ता है, फ्री रेडिकल बनने से रोकता है। फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो लीफ को नष्ट कर देंगे। लीफ कभी दिखाई पड़ती है मुरझाई, कितना भी धूप में रहे? क्यों? क्योंकि यही चेक करता है। तो कहाँ लीफ में? हरी लीफ में है ना, तो कैसे दोनों होगा? बोथ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? हाँ, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आर फाउंड इन। कैरोटीनॉइड किस में पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में तो पाया ही पाया जाएगा। ये तो हरा है ना, पाया गया कि नहीं पाया गया? हाँ। और जो कलर पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट होता है वहां तो ये पाया जाएगा, रंगीन होता है ना, ये तो रंगीन होता है ना कैरोटीनॉइड, तो वहां तो पाया जाएगा, पाया जाएगा। हो गया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। तो इस तरह लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैरोटीनॉइड आपके उसमें दे रहा है डिटेल, ठीक। चलिए, अब ये सब मैकेनिज्म थोड़ा बहुत डिटेल हो जाता है, नहीं बताते हैं कि ज़्यादा बताएंगे तो हो सकता है परेशान ना हो जाओ। लेकिन मेन चीज़ ये मैकेनिज्म जानोगे तो क्वेश्चन कहीं भी दाएं बाएं और नीट में थोड़ा सा बढ़ा के देता है। जब ये सब सीखे रहोगे तो कहीं गलती नहीं करोगे। चलिए, एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स हैज, पहला फिक्स्ड नंबर ऑफ सिस्टर्नी, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी। पहला लिखिए, फिक्स्ड नंबर सिस्टर्नी, वेरिड नंबर सिस्टर्नी, वन सिस्टर्ना इन हायर प्लांट, चौथा कॉन्वेक्स ट्रांसफेज, कॉनकेव सिसफेज। क्या होगा? गाल्जी कॉम्प्लेक्स में फिक्स नंबर सिस्टर्नी पाई जाती है कि वेरी करती है, कि वन सिस्टर्नी हायर प्लांट में पाया जाता है, या कॉन्वेक्स ट्रांसफेज होता है, कॉनकेव सिसफेज होता है। हाँ बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं बीच में, कौन सा होगा? हाँ, चलिए इधर पीछे आप, चौथा। चलिए आप सेकंड वाला। आप फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है। और आप क्या बताई हैं? तो एकदम गलत बता रही हैं, कॉन्वेक्स वाला उल्टा बता रही हैं, उल्टा लिखा है वो, ठीक है ना बेटा। सिस्टर्नी जो होता है वो घट बढ़ सकता है, सिस्टर्नी जो होता है वो नंबर घटता बढ़ता रहता है। और एक सिस्टर्ना किस में पाया जाता है? कह रहा वन सिस्टर्नी इन हायर प्लांट,
किसी किसी में एक सिस्टर्नी पाई जाती है, फंजाई में वहां सिर्फ एक सिस्टर नहीं होती, नहीं बताए हैं क्योंकि उतना डीप नहीं है वहां, एक सिस्टर नहीं, उसी का ऑप्शन दे रहा है ये, वन सिस्टर्ना इन हायर प्लांट, हायर प्लांट नहीं होता, लोअर फंजाई में होता है। यही सिर्फ वही सही है, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी। अगला देखिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन बिलो आर नॉट कंसर्न्ड विथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। कार्ट व्हील से कोई हम कार्ट व्हील नामक स्ट्रक्चर बताए थे, उससे क्या क्या चीज संबंध नहीं, किस किस चीज का, लिखिए किसका किसका संबंध नहीं है, लिखिए 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 जरा। सिस्टर्नी, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, हब, स्पोक्स, पेरिफेरल ट्रिपलेट, क्रिस्टी, पॉलीसोम, सेलवाल। कारा कितने का संबंध कार्ट व्हील के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है? ऑप्शन लिखिए आप, ऑप्शन दे रहा है 5 का नहीं संबंध है, दूसरा दे रहा 6 का नहीं संबंध है, तीसरा दे रहा 4 का नहीं संबंध है, चौथा दे रहा 3 का नहीं संबंध है। कितने का नहीं संबंध है? बताओ बेटा। हाँ 4। चलो उनके बगल में बेटा, आगे इधर इधर 5। चलो बेटा आगे तुम, ए लड़की, हाँ 3। आप इधर आगे, आप इधर आगे, हाँ 4 ज्यादा रहा, 4 मार दो। 4 बेटा, आप 4 आगे बेटा, 5। कंफ्यूजन में है एकदम एग्जैक्ट बताइए। देखिए टिक करिए ना, सिस्टर्नी नहीं पाया जाएगा, सिस्टर्नी नहीं होता, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल का मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है, ठीक है ना। क्रिस्टी माइटोकांड्रियम पाया था, ये भी नहीं है। पॉलीसोम ढेर सारे राइबोसोम इकट्ठा हो, ये भी नहीं है। सेलवाल नहीं है, तो बचा क्या? 3 बचा, तो 8 है कुल, 8 में से 3 घटा दीजिए, कितने बचे? 5 नहीं होंगे। हो गया कि नहीं होगा? पहला ऑप्शन 5, पहला ऑप्शन 5 वही सही है। चलिए आप बताइएगा पीछे, लाइसोसोम के एंजाइम किस पीएच पे एक्टिव होते हैं? एल्कलाइन पीएच, एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच, या पीएच एल्कलाइन और एसिडिक दोनों के बीच हो? हाँ कितना ताकत पड़ रहा है बोलते, बोलो बेटा। लाइसोसोम के एंजाइम कितने पीएच पे मेंटेन होते हैं? एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, या एसिडिक न्यूट्रल के बीच में? आप हाँ एल्कलाइन, वो एसिडिक बता रहे हैं, कोई बीच वाला बता दे, 4 ऑप्शन हो जाए। हाँ बेटा बताओ। तीसरा न्यूट्रल, सही। कुछ बचा तो कुछ और, एक ऑप्शन बच रहा, कोई और लगा दे तो काम हो जाए मेरा। चलो बेटा बता दो। हाँ बीच में आप लाइसोसोम पढ़ाए थे तब कहें इसे सर ही गिर रहा पीछे। हाँ फर्स्ट ऑप्शन आप पीछे इधर,
तो पढ़ाए थे। हाँ हाँ, एसिडिक पीछे, मास्टर ऑफ ऑल इधर इधर। हाँ, लाइसोसोम का एंजाइम क्या होगा, किस पे एक्टिव होगा, एल्कलाइन पीएच, एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच, एसिडिक न्यूट्रल के बीच में। हाँ, चारों ऑप्शन अब हो गया। हाँ बेटा बताओ, एसिडिक पीएच है, इससे आसान सवाल हो सकता है कुछ, इससे आसान सवाल आ सकता है। ये अल्कलाइन मार रहे हैं आगे बैठ के, पीछे अल्कलाइन मार रहे हैं, एक से एक है तमाशा। कारण नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन, जो माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाई जाती हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती हैं। पहला एनाटॉमी ऑफ द सेल, दूसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, तीसरा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, चौथा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल। Number of mitochondria per cell depends on anatomy of the cell, morphology of the cell, physiological activity of the cell, number of chromosomes in the cell। कल कोई डिमांड करता बायोलॉजी क्लास शाम को हो जाए। हाँ, तो मैथ कहाँ पढ़ता है वो, मैथ और बच्चा कहाँ पढ़ने लगा बायो। अच्छा ये मामला है, चलिए बताइए। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़ते हैं मसल्स, मस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कहते हैं जो बॉडी का पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, जो बाइसेप्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, वहां मसल, उस पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए बेटा आप बताएंगे, आप एल्यूरोप्लास्ट स्टोर, एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर, पहला फैट, दूसरा स्टार्च, तीसरा प्रोटीन, चौथा ऑयल। फैट, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा। बता बेटा। प्रोटीन, प्रोटीन, चलिए सही है। कह रहा अगर पीएच, नीट 2022 में पूछा गया था ये, पीएच अगर लाइसोसोम का इंक्रीज कर दिया जाए तो एल्कलाइन तक, व्हाट विल बी द आउटकम, क्या रिजल्ट होगा। एसिडिक पीएच होता उसको एल्कलाइन तक कर दिया तो क्या रिजल्ट होगा। पहला, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, हाइड्रोलिटिक एंजाइम फंक्शन मोर एफिशिएंटली। नंबर 2, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। नंबर 3, लाइसोसोम एंजाइम will be released into cytoplasm. Lysosome enzyme will be more active.
चलिए बताइए। तीसरा होता है लाइसोसोम एंजाइम विल बी रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। बगल में वो भी साउंड वाला दुकान है ना, वो भी अपना रिहर्सल करता है। कौन गाना है, क्या गा रहा है पता नहीं। चलिए क्या पूछे थे, सब लोग बताए कि नहीं? हाँ बता दीजिए। पहला सही है, पीछे इनएक्टिव हो जाएगा। अगर भाई एसिडिक पीएच पे हम काम करते हैं तो अगर हमें एल्कलाइन पीएच दे आप काम करेंगे, बंद कर देंगे काम करना, इनएक्टिव हो जाएंगे। बहुत पढ़ा है ये क्वेश्चन, अब छोड़िए, आइए बायोमॉलिक्यूल पे कुछ शुरू कर दें। हम उब गए पूछते पूछते, 2-3 लोग ये घूम घाम के दे रहे हैं आंसर, 1 2 3, और सब लोग खाली सुन रहे हैं। कितना पूछा जाए, मजा नहीं आता है भाई। मेहनत करो, और ये स्थिति है। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या चीज होता है? बायोमॉलिक्यूल सेल के बाद जो अगला चैप्टर आता है आपका क्या है? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल क्या चीज होते हैं? इधर देखिए, हाँ बता रहे कुछ, खड़े हो जाए, खड़े होकर बता दिए क्या क्या चीज? बायोमॉलिक्यूल हम पूछ रहे हैं क्या चीज? अरे नोट खोल के बोलेंगे तो वो, किताब खोल के बोलेंगे तो बोलते रहिए, इधर आइए, उस पर ना आइए। सबसे बड़ी देखिए कमी आपकी यही है, आप लोगों की, ठीक है ना? ये जो खोले रहते हैं, इधर देखिए, इधर इधर एक कहावत कही गई है, 2 नाव पे चढ़िएगा तो न ये पार कराएगी न ये पार कराएगी, बीच में गिर जाएंगे। तो एक नाव यहाँ खुल रही है, एक नाव वहां खुल रही है, तो कहाँ आप जाएंगे पानी? वो कहावत गलत नहीं कही गई है। तो वही हाल आप लोग करते हैं। अगर 2 लेके बैठेंगे तो कभी चलेगा नहीं। एक माइंडेड होइए, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे अपने किताब से लीजिए, ठीक है? एक साथ दोनों अगर चलेंगे, एक पैर इस पे एक पैर इस पे, तो बीच में, ठीक है? तो यहाँ आइए फिर बायोमॉलिक्यूल। देखिए बायो में कुछ ना आए तो उसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। बायोमॉलिक्यूल, बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल, लिविंग के अंदर पाए जाने वाला मॉलिक्यूल। लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल। अब बात आती है कौन सा मॉलिक्यूल? बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो लिविंग के अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी टिश्यू में पाए जाते हैं या पेड़ पौधों के बॉडी टिश्यू में पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल। इस तरह याद ना करिए, कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल हैं, कार्बन मॉलिक्यूल जो हैं हमारे टिश्यू में पाए जा रहे हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे? बायोमॉलिक्यूल। अब समझ में आ गया ना? रटिए ना, उसे रटना नहीं चाहिए। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो हमारे टिश्यू में पाए जाए वही क्या है? बायोमॉलिक्यूल। समझ में आ गया ना? अब कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, इसको कैसे पता लगाएं? तो हम कोई प्लांट टिश्यू ले लेते हैं या एनिमल टिश्यू ले लेते हैं। प्लांट टिश्यू ले लेंगे या एनिमल टिश्यू, इसको ट्रीट करेंगे किससे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में।
एक होता, ये एसिड है, एक आएगा एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या आएगा, एसिड इनसॉल्युबल। इतना समझ में आ रहा है? बायोमॉलिक्यूल का है कार्बन मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में पाए जाए, या कार्बन मॉलिक्यूल किसी भी लिविंग टिश्यू में पाए जाए, वो क्या है, वही बायोमॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम कोई भी एक प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू ले लें, उसको ट्रीट कर दे किससे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से, तो ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ये उसको गला के दो भागों में बांट देता है। बेटा इधर इधर अभी लिखवाएंगे, इधर देखो, उस टिश्यू को गला के दो भागों में बांट देता है, उसके सबस्टेंस को, उसके मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटता है। एक होता है एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, एक होता है एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं जो एसिड में घुल जाते हैं, ये एसिड है ना, उसमें आते हैं अमीनो एसिड, उसमें आते हैं मोनोसैकराइड्स, उसमें आते हैं डाइसैकराइड्स, उसमें आते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो चूंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? माइक्रो या माइन्यूट मॉलिक्यूल कह सकते हैं ना। फिर कुछ एसिड इनसॉल्युबल होते हैं जो एसिड में घुलते नहीं हैं। कौन से नहीं घुलेंगे? अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होगा? प्रोटीन। मोनोसैकराइड का क्या होगा? पॉलीसैकराइड्स, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। और एक लिपिड। ये सब क्या है? एसिड इनसॉल्युबल होते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ये माइक्रो है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्यों? एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है, इनका भार माना गया है 10 डाल्टन से 800 डाल्टन तक। इसका भार माना गया है 10 डाल्टन से 800 डाल्टन, जबकि एसिड इनसॉल्युबल का माना गया है मोर देन 10,000 डाल्टन। मोर देन 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो, ठीक है ना, मोर देन 10,000 डाल्टन, इससे ज्यादा हो, ठीक है। इसमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। लेकिन एक अपवाद आ जाता है, लिपिड जो होता है इसका भार जो होता है 800 डाल्टन से कम होता है। लिपिड अपवाद है, इसका भार कितना होता है? 800 डाल्टन से कम होता है। तो इसको रखना चाहिए यहां पे, लेकिन रखा गया वहां। क्यों? हाँ, क्योंकि एसिड में ये सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होने के कारण उसको रख दिया गया वहां। तो क्वेश्चन पहला यही उठता है, कौन से इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से सॉल्युबल होते हैं? बता ले जाएंगे ना। यहीं से आपका बायोमॉलिक्यूल शुरू हो जाता। तो लिखिए, पहला लिखिए। आज पहला दिन है, नवरात्रि का है, ठीक है, तो बढ़िया दिन है, शुरुआत हो जाए, इसीलिए हम कहें शुरुआत कर दे आज, ठीक है ना। चलिए, मात्र पूजा वाला दिन है। लिखिए इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में लिखिए इसमें कार्बन मॉलिक्यूल which is found, कार्बन मॉलिक्यूल या कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल which is found, कार्बन मॉलिक्यूल ORR, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल which is found in living organism, is known as biomolecule, बहुत आसान चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं समझेंगे तो ये हर जगह जरूरी है। 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। ये केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, आपका केमिस्ट्री भी सहायता करेगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, बायो वाले जितना अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले उतना अच्छा नहीं बताएंगे, जान जाइए, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट होता है ये। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। क्या लिखे हैं?
हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, इफ ए टिश्यू is treated with trichloroacetic acid, if a tissue treated with trichloroacetic acid, its constituent is divided into two parts. Its constituent is divided into two parts. Divided into two parts. Number one, acid soluble molecule. Number two, acid insoluble molecule. अब यही उतार लीजिए। जगह नहीं थी, इसको देखिए, ये एरो जो इधर लिए है उसको नीचे कर दीजिएगा, यहां बना दीजिएगा, और ये वाला इसके नीचे, जगह नहीं थी इसलिए उधर किनारे कर दिया है। हाँ, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, सब आए। क्या चीज होता है न्यूक्लियोसाइड? एक होता न्यूक्लियोसाइड, एक होता न्यूक्लियोटाइड। फास्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरस को रिमूव न्यूक्लियोसाइड। बन गया। बन गया आपका। हो गया बेटा, जल्दी करिए। हो गया। यहां लिख दिए हैं मोर देन 10,000 डाल्टन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। ये ना लिखना, 800 ना लिखिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, एनसीईआरटी में कई टेबल बने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। उसमें पहला चीज, एक चीज दिया है इंपॉर्टेंट, कि एक एलिमेंट सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका, ठीक है ना बेटा। इधर एक एलिमेंट सिलिका होता है, ठीक। सिलिका जो होता है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अर्थ सरफेस पे। लेकिन ये चीज लिविंग में क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो उसमें जो सारणी दिया है, इसे एलिमेंट दे दिया है, यहाँ तुलना कर दिया, इसी टाइप दिया है ना, एलिमेंट की तुलना कर दिया है। तो सिलिका एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ सरफेस तो पाया था लेकिन लिविंग में अब्सेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा चीज, एक चीज और दे रहा है
कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में पाया जाता है, अर्थ में और लिविंग में? तो ऑक्सीजन अर्थ सरफेस पे भी पाया जाता है और लिविंग में पाया जाता है। अगला देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे सबस्टेंस हैं जो लिविंग में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कंपेरिजन टू अर्थ सरफेस। लिविंग में ज्यादा है कंपेरिजन टू अर्थ सरफेस। ये 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला एक चीज देता है इसमें, फिर दूसरा टेबल बना है उसमें देखता है डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होता है। अगर देखा जाए अर्थ पर तो सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर है। वाटर के बाद क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद क्या है? हाँ, प्रोटीन के बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या है? लिपिड है। प्रोटीन के बाद यहां पे एक चीज और कर दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड है। ठीक है ना? तो 2-3 लाइन लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, लिखिए। कहां तक लिखिए? लास्ट लाइन वही बांट दी है ना। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए उसमें अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, मोनोसैकराइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड, generally acid soluble, generally acid soluble and behave as micromolecule, and behave as micromolecule, and behave as micromolecule. बिहेव कैसा करते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल। फिर लिखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड आर मैक्रोमॉलिक्यूल। आर मैक्रोमॉलिक्यूल। They are generally acid insoluble. They are generally acid insoluble. Acid insoluble. अगला पॉइंट लिखिए, सिलिका इज ए एलिमेंट, सिलिका इज ए एलिमेंट only found in earth surface, only found on earth surface. सिलिका क्या चीज होता है? हाथ उठाइए जरा। सिलिका क्या होता है? हाँ, सिलिका क्या चीज होता है? हाथ उठाइए। सिलिका क्या चीज होता है? हाँ, सिलिका या सिलिकॉन? सिलिकॉन वैली, सिलिका, सिलिका लिखवाए ना। सिलिका कौन सा एलिमेंट होता है? देखिए, हाँ, तो सिलिका मालूम नहीं है, क्या बताएं? हम भी नहीं देखे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आप लोग देखे हैं? जो बालू होता है वही सिलिका है। हाँ, अब जाने सिलिका, बालू, एक से एक। चलिए कोई बात नहीं, सिलिका ही बालू है। चलिए अगला आइए। इसीलिए हम पूछे कि देखे जानना है सिलिका कि नहीं जानना है। सिलिका बालू को कहा जाता है। रेयर अर्थ मेटल, इसमें चर्चा हो रही है रेयर अर्थ मेटल की, वहां पे देखिए आता है सिलिका। पेपर ऊपर पढ़िए तो आएगा सिलिका समझ में, नहीं तो कहाँ समझ में आएगा, रटे रहिए। चलिए अगला आइए। ऑक्सीजन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, कोई बात नहीं, हम भी एमएससी में जाने थे इसे, आप लोग तभी जल्दी जान गए इंटर बाद। ऑक्सीजन इज एलिमेंट विच इज फाउंड बोथ अर्थ सरफेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आज? हाँ? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये? फाउंड क्या लिखे है? बोथ लिविंग और अर्थ सरफेस। अगला पॉइंट लिखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड मैक्सिमम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड मैक्सिमम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म in comparison to maximum living organism in comparison to non-living organism, in comparison to non-living organism नहीं, in comparison to non-living, non-living मतलब क्या हो गया? अर्थ क्रस्ट, in comparison to non-living। अगला पॉइंट लिखिए, सबस्टेंस found in decreasing order in our nature is, substance found in decreasing order in our nature is given below, is given below। नीचे लिखिए इसी तरह, सबसे पहले वाटर, फिर प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या लिखेंगे? न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड। पूछ सकता है ये भी, आ जाओ बेटा। सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ोगी बेटा? अच्छा, स्कूल समस्या है तुम्हारे लिए। 90 नंबर रहता है जूलॉजी बॉटनी, ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है? ठीक, हेडिंग डाल लीजिए अमीनो एसिड। यहां से आसान है, बहुत आसान है। जो कठिन था यही था शुरुआत का। अब अमीनो एसिड में बताएंगे, अमीनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है? प्रोटीन का। स्ट्रक्चर क्या होता है अमीनो एसिड का? अमीनो एसिड के टाइप बता देंगे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। फिर 2 हम बढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है? दूसरा एरोमेटिक अमीनो एसिड, 2 बढ़ाएंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर पे अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के बाद फिर आ जाएंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड खत्म। अब अमीनो एसिड किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन 3 प्रकार के हो गए, ठीक है ना? कौन सा? स्ट्रक्चर के आधार पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। स्ट्रक्चर बता देंगे, प्रोटीन समाप्त। इसके बाद आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर न्यूक्लिक एसिड। ये पार्ट समाप्त होगा, फिर बचेगा आपका लंबा जो पार्ट है एंजाइम है, ठीक है ना? बायोमॉलिक्यूल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। लेकिन भाई बहुत निराशाजनक लगता है, क्वेश्चन नहीं लगा रहे आप लोग। घर से कुछ पढ़ के आइए, क्वेश्चन ना लगाइए, थ्योरी तो पढ़ के आइए। ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, कहाँ हम थोड़ा सुधार कर ले। बेटा अगर कहीं ना समझ में आ रहा हो पढ़ाना तो बताओ कहाँ सुधार करें, क्या किस तरह बताएं कि तुम लोग को समझ में आ जाए। इंग्लिश कठिन लग रहा है तो हिंदी पे एकदम पढ़ा दें, या मिक्स पढ़ा दें। समझाने पूरा हिंदी समझा रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है? हाँ, पूरा नहीं पढ़ेंगे? जो लोग आए थे बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, क्यों दिक्कत आ रही है? हाँ, ले तुम्हें बेटा आप भी नहीं आ रही थी, आ रही थी तो काहे नहीं समझ में आ रहा? वो आंसर क्यों नहीं लग रहा है? पढ़ाई करिए, थोड़ा पढ़ाई करिए।